प्रिय विद्यार्थियों, मैं CS डोटासरा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज हम बीकॉम पार्ट 3 के ABST पेपर फर्स्ट इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स विषय पर जो विभिन्न हेड्स हैं उनमें से एक हेड है इनकम फ्रॉम सैलरीज, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इनकम फ्रॉम सैलरीज यानी वेतन से आय, ये आय का एक महत्वपूर्ण शीर्षक है और इसमें जो विभिन्न प्रोविजंस दिए गए हैं उनमें से कईयों पर हमने चर्चा पूरे वीडियो में कर चुके हैं। आज हम एक नया बिंदु है वेतन से आय में प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी यानी वेतन के स्थान पर लाभ, इस बिंदु के तहत जो प्रावधान आते हैं, जो प्रोविजंस आते हैं, उन पर विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें प्रथम प्रावधान आता है सैलरी फॉर नोटिस पीरियड यानी सूचना अवधि का वेतन। प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी कर्मचारी स्वेच्छा से सेवा छोड़ना चाहता है तो उसको नियोक्ता के समक्ष नोटिस प्रस्तुत करना पड़ता है 3 महीने के लिए, और उसमें ये उल्लेखित किया जाता है कि 3 महीने बाद में वो सेवा से अलग होना चाहता है यानी सेवा छोड़ना चाहता है। क्योंकि 3 महीने बाद में कर्मचारी सेवा से हट जाएगा तो उसके स्थान पर रिप्लेस करने के लिए दूसरे व्यक्ति की व्यवस्था करने के लिए 3 महीने के पीरियड की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रावधान में ये 3 महीने का पीरियड नोटिस पीरियड माना गया है। नोटिस पीरियड के लिए कर्मचारी सेवा देगा और उसके बदले में जो वेतन दिया जाएगा कर्मचारी को, उसको वेतन शीर्षक की आय में कर योग्य माना जाता है। दूसरा प्रावधान आता है इस बिंदु के अंतर्गत यात्रा सहायता यानी लीव ट्रेवल असिस्टेंस। प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक कर्मचारी की इच्छा होती है भ्रमण करने की, घूमने की द्वारा उसके अनुभव में वृद्धि होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है। इसलिए प्रत्येक कर्मचारी अपने अनुभव और ज्ञान में वृद्धि करने के लिए भ्रमण करना पसंद करता है। इसके तहत यदि कर्मचारी स्वयं अपने परिवार के सदस्यों के साथ में भ्रमण हेतु जाता है और इस यात्रा के लिए किसी प्रकार की यात्रा सहायता कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा प्रदान की जाती है तो उसको करमुक्त की श्रेणी में रखा गया है। इसमें प्रावधान इस प्रकार से है कि हम 3 राशियों की गणना करेंगे और तीनों में से जो सबसे कम राशि होगी उसके बराबर राशि करमुक्त मानी जाएगी। प्रथम राशि है गत वर्ष में कर्मचारी को यात्रा सहायता के रूप में वास्तविक प्राप्त राशि, और नंबर 2 है कर्मचारी द्वारा यात्रा पर किए गए वास्तविक व्यय, और नंबर 3 है यात्रा पर व्यय होने वाली निर्धारित राशि। निर्धारित राशि के संबंध में 3 राशियों उल्लेख किया गया है और जिस क्रम में उल्लेख किया गया उसी क्रम में उपलब्ध राशि को तीसरी राशि स्थान पर रखा जाता है। प्रथम है उनमें से कि यदि यात्रा प्रारंभ करने और यात्रा का जो अंतिम पॉइंट है वो दोनों पॉइंट्स रेलवे मार्ग द्वारा जुड़े हुए हों तो रेलवे के प्रथम श्रेणी का वातानुकूलित किराया ये तीसरी राशि ली जाती है, और यदि वो रेल मार्ग से स्थान नहीं जुड़ा हुआ है तो फिर डीलक्स बस का किराया यानी सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है तो डीलक्स बस का किराया तीसरी राशि रखी जाती है। और यदि वो जो स्थान है जहाँ जो गंतव्य स्थान है जहाँ वो अंतिम पॉइंट है उसका यात्रा का वो रेलवे तथा सड़क दोनों ही मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है तो हवाई जहाज़ का साधारण किराया तीसरी राशि रखी जाती है। इस प्रकार से तीनों में से जो सबसे कम राशि है उसको क्रममुक्त माना जाता है, परंतु ये क्रममुक्त का लाभ उसको तभी दिया जाएगा जबकि कर्मचारी भले वो भारत का नागरिक हो चाहे नहीं हो, वो भारत में ही कहीं भ्रमण हेतु जाता है और यात्रा सहायता प्राप्त होती है तो एक क्रममुक्त लाभ प्रदान किया जाता है। यदि वो विदेश में भ्रमण हेतु जाता है और यात्रा सहायता नियोक्ता द्वारा प्रदान की जाती है तो उस यात्रा सहायता को पूर्णतया कर योग्य माना जाता है। विदेशी भ्रमण हेतु प्राप्त यात्रा सहायता पर क्रममुक्त लाभ कर्मचारी को यानी करदाताओं को नहीं मिलता है। अब इस पर भी कुछ शर्तें लगाई गई हैं कि 4 वर्षों की अवधि को एक ब्लॉक माना गया है। प्रथम ब्लॉक 1 जनवरी 1986 से प्रारंभ हुआ था और वो ब्लॉक था 86, 87, 88, 89। अगला ब्लॉक 90 से शुरू होकर 93 तक, इस तरह से बढ़ते बढ़ते वर्तमान जो ब्लॉक अवधि है वो है 1 जनवरी 18 से
प्रारंभ हुई है और 21 तक चलेगी, 18, 19, 20, 21, यानी 1 जनवरी 18 से 31 दिसंबर 2019 तक का जो पीरियड है, जो ब्लॉक है, उसको वर्तमान ब्लॉक माना जाएगा। तो प्रत्येक ब्लॉक में इस प्रावधान के तहत 2 बार ही कर मुक्ति का लाभ प्रदान किया जाता है। यदि वो 2 बार के अलावा भी नियोक्ता द्वारा कोई यात्रा सहायता प्रदान की जाती है तो उसको पूर्णतया कर योग्य माना जाता है, उस पर कर मुक्ति का लाभ कर्मचारी को नहीं मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि कोई कर्मचारी पिछले ब्लॉक अवधि में यात्रा सहायता बिल्कुल भी प्राप्त नहीं करता है और अगले ब्लॉक के प्रथम वर्ष में प्राप्त करता है तो उसको अगले ब्लॉक में इस प्रावधान के तहत कर्ममुक्ति का लाभ 3 बार प्रदान किया जाएगा। 2 बार वर्तमान ब्लॉक अवधि के लिए और 1 बार जो पिछली ब्लॉक अवधि प्राप्त नहीं की थी उसके लिए। इस तरह कुल मिलाकर 3 बार ये कर्ममुक्ति लाभ दिया जा सकता है, बशर्ते कि पिछले ब्लॉक में कर्ममुक्ति का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिला था, यानी यात्रा सहायता बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुई थी, तो ही वर्तमान ब्लॉक में 3 बार ये लाभ प्रदान किया जाएगा। और यदि पिछले ब्लॉक में यात्रा सहायता प्राप्त हुई थी तो फिर उस स्थिति में वर्तमान ब्लॉक में भी उसको कर्ममुक्ति का 2 बार ही लाभ प्रदान किया जाएगा, 3 बार नहीं मिलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ जो कर्ममुक्ति का लाभ है वो कर्मचारी स्वयं और उसके परिवार के सदस्यों के लिए जो यात्रा सहायता प्राप्त होती है उसके संबंध में प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम परिवार की परिभाषा देख लेते हैं कि परिवार में कौन कौन आता है। तो परिवार में कर्मचारी स्वयं, कर्मचारी का जीवन साथी, कर्मचारी के बच्चे आते हैं, और नंबर 2 है कर्मचारी के यानी करदाता के माता पिता और भाई बहन, बशर्ते वो कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो तो इस श्रेणी में आते हैं और उनके लिए कर्ममुक्ति का लाभ कर्मचारी को प्रदान किया जाता है। ये बच्चों के संबंध में भी कुछ सीमा तय की गई है कि यदि कोई 1 अक्टूबर 1998 से पूर्व जितने भी बच्चे जन्मे हुए हैं कर्मचारी के, उन सभी के लिए ये कर्ममुक्ति लाभ प्रदान किया जाता है। परंतु यदि 1 अप्रैल 98 को या उसके बाद में जो बच्चे पैदा हुए हैं तो उनमें से केवल 2 बच्चों के लिए ही कर्ममुक्ति लाभ प्रदान किया जाता है। 2 से अधिक बच्चों के लिए यदि ये लाभ दिया जाता है तो 2 के अलावा जो एक्स्ट्रा जो बच्चे हैं उन पर यह कर्ममुक्ति का प्रावधान लागू नहीं होता है। एक बात ये विशेष रूप से ध्यान देने की है कि यदि एक बच्चे के बाद में 98 के बाद में एक बच्चे के बाद में जो सेकंड इशू होता है उसमें कुछ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो उन सबको मिलाकर एक इकाई माना जाएगा और उस हिसाब से कर्ममुक्ति का लाभ कर्मचारी को प्रदान किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि कर्मचारी विदेश में भ्रमण हेतु जाता है तो ये कर्ममुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा, और ये 2 स्थितियों में कर्ममुक्ति का लाभ मिलता है कि नंबर 1 है यदि कर्मचारी भारत में ही भ्रमण हेतु जाता है सेवा काल के दौरान तो ये लाभ मिलेगा, या फिर दूसरी स्थिति है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात यानी आफ्टर रिटायरमेंट कर्मचारी अपने गृह स्थान पर जाता है और उसके लिए कोई सहायता मिलती है यात्रा रूप में तो उस पर भी ये प्रावधान लागू होता है और कर्ममुक्ति का लाभ कर्मचारी को प्रदान किया जाता है। प्रिय विद्यार्थी, इस बिंदु में तीसरा पॉइंट आता है कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति। ये जो क्षतिपूर्ति है वो 2 प्रकार की होती है, यानी सेवा से हटाए जाने पर या सेवा छोड़ने पर। प्रिय विद्यार्थियों, कि यदि कोई कर्मचारी सेवा शर्तों में संशोधन के कारण उसको जो क्षति होती है उसकी पूर्ति के लिए नियोक्ता से वो क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है तो उस राशि को पूर्णतया कर योग्य माना जाता है। यानी सेवा में रहते हुए सेवा शर्तों में संशोधन के कारण से जो क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है उसको अधिकारी हो चाहे श्रमिक हो सभी के लिए पूर्णतया कर योग्य माना जाता है। दूसरा आता है इसमें यदि कर्मचारी को सेवा से हटाया जाता है, सेवा शर्तों कर्मचारियों संख्या में छंटने के कारण से या उद्योग में संकुचन के कारण से या किसी अन्य ऐसे कारण से जिस पर कर्मचारी का नियंत्रण नहीं हो, कंट्रोल नहीं हो, कर्मचारी को सेवा से हटाया जाता है और कर्मचारी श्रमिक की परिभाषा में आता है तो उस स्थिति में उसके लिए इस राशि को एक सीमा तक कर्ममुक्त माना जाता है। कर्ममुक्ति की सीमा क्या है, इसके लिए प्रावधान ये व्यवस्था दी गई है कि हम 3 राशियों की गणना करेंगे और तीनों में जो सबसे कम राशि होती है वो राशि प्राप्त राशि से कर्ममुक्त मानी जाती है और शेष जो राशि है प्राप्त राशि क्षतिपूर्ति की और माइनस कर्ममुक्त राशि, शेष बची हुई राशि को कर योग्य माना जाता है। अब जो 3 राशियों की गणना कैसे करेंगे उसमें 3 कौन कौन सी है, उसमें नंबर 1 है गत वर्ष में क्षतिपूर्ति की वास्तविक प्राप्त राशि, नंबर 2 अधिकतम राशि है 5 लाख रुपये, और नंबर 3 है प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन का औसत वेतन। और यहाँ जब वर्षों सेवावधि जब गिनती करेंगे तो 6 माह से अधिक को पूर्ण वर्ष मान लिया जाता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई कर्मचारी 25 साल और 8 माह की सेवा के पश्चात
सेवा से हटाया जाता है तो उसकी सेवा अवधि 26 मानी जाएगी। 1 वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन ज्ञात करके उसको 26 से गुणा करके इस राशि की गणना की जाती है। यहाँ 15 दिन का वेतन कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसमें विधान में प्रावधान दिया गया है कि जिस माह में कर्मचारी को यानी श्रमिक को सेवा से हटाया जाता है उस माह से तुरंत पूर्व के 3 कैलेंडर माह का मूल वेतन प्लस उन 3 माह के सभी कर्मयोगी कर्ममुक्त भत्ते यानी उसकी सकल राशि। और नंबर 3 है कमीशन प्रति प्रस्तुति, भले विक्रय पर हो चाहे नहीं हो। और नंबर 4 है अन्य अनुलाभ, सभी अनुलाभ जो कर्मयोगी हो चाहे कर्ममुक्त हो उनका मौद्रिक मूल्य। इन सब राशियों का योग करने के पश्चात इस योग में पिछले 3 कैलेंडर माह के दिनों की संख्या का भाग लगाकर 1 दिन का औसत वेतन ज्ञात किया जाता है और 1 दिन के औसत वेतन को 15 से गुणा करके 15 दिन का औसत वेतन ज्ञात किया जाता है। और फिर जो 15 दिन का वेतन ज्ञात करके उसको सेवावधि के वर्षों से गुणा करके उस राशि की गणना की जाती है। इस तरह से ये राशि और एक अधिकतम 5 लाख और एक वास्तविक प्राप्त राशि, तीनों जो सबसे कम राशि होती है उसको क्रममुक्त माना जाता है। मगर ये क्रममुक्ति लाभ केवल श्रमिक को ही प्रदान किया जाता है, वो भी सेवा से हटाए जाने पर। प्रिय विद्यार्थियों, यदि कोई कर्मचारी सरकार की अनुमोदित योजना के तहत सेवा से उसको हटाया जाता है और एक क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है तो ये क्षतिपूर्ति पूर्णतया क्रममुक्त होती है। इस पर अधिकतम सीमा का प्रतिबंध लागू नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों, एक इसमें आता है क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट। ये चौथा प्रोविजन है, यानी ऐच्छिक सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी को प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति। ये विद्यार्थियों, यदि कर्मचारी IIT संस्थान का हो, किसी सरकार का हो या किसी सरकारी कंपनी का हो या किसी विश्वविद्यालय का हो या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी और अन्य जो कंपनी है वो आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित तो ऐसी कंपनी में हो और उसको ऐच्छिक सेवानिवृत्ति दी जाती है बशर्ते कि निम्न शर्तों की पूर्ति कर्मचारी करता हो। यानी पहली शर्त इसमें है कि कर्मचारी 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो या उसकी सेवा 10 वर्ष हो चुकी हो, ये पहली शर्त है इस क्रममुक्ति के लिए। और दूसरी शर्त है इसमें कि उसको जो हटाया गया कर्मचारी को उसके स्थान पर नए कर्मचारी को रिप्लेस नहीं किया जाएगा और उसको अन्य नियोक्ता के यहाँ भी इस प्रावधान के तहत उसको ये नियुक्ति नहीं दी जाएगी। इस तरह से इन सब शर्तों की पूर्ति करने पर इस क्रममुक्ति का लाभ प्रदान किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम 3 राशियों की गणना करेंगे और तीनों में से जो राशि सबसे कम होती है वो क्रममुक्त मानी जाती है और ये क्रममुक्ति का लाभ जीवन में एक बार ही दिया जाता है, उसको बार बार नहीं दिया जाता है। 3 राशि कौन कौन सी? नंबर 1 है कि प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए 3 माह का वेतन। नंबर 2 है सेवानिवृत्ति के पश्चात जो शेष सेवा अवधि बचती है उस सेवा अवधि को मासिक वेतन से गुणा करने के पश्चात ज्ञात की गई राशि। और नंबर 3 है अधिकतम राशि 5 लाख रुपए। प्रिय विद्यार्थियों, वो जो उसका अंतिम महीना है सेवानिवृत्ति का पूर्ण जो महीना है उसका मूल वेतन और प्लस सेवा शर्तों के अंतर्गत महंगा भत्ता और प्लस विक्रय पर कमीशन, इन तीनों राशियों का योग किया जाता है और ये मासिक वेतन माना जाता है। और इसको प्रथम और दूसरी जो राशि है यानी प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के 3 माह का वेतन की गणना करते समय और शेष जो सेवा अवधि है उसकी रिटायरमेंट के पश्चात की जो और पूरी सेवा करता तो कितनी अवधि बच गई है उन महीनों की गणना के लिए इस राशि को उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमने आज प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी के तहत जो 4 प्रावधान आते हैं उन पर हमने चर्चा की है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर सुनें, ये आपके ज्ञान में अभिवृद्धि हेतु उपयोगी होगा और परीक्षाक दृष्टि से तो उपयोगी होगा ही होगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को खुद सुनें और अपने जो छात्र विद्यार्थी हैं उनको भी इस वीडियो को सुनने हेतु मोटिवेट करें, प्रेरित करें ताकि उनके लिए भी ये उपयोगी सिद्ध हो सके। शेष जो प्रोविजंस हैं उसकी चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।